हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज मैं लेकर आया हूँ 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बना रखा है फिजिक्स का, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्रेंड आपके जूनियर सुपर टेट के लिए, रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी के लिए। ठीक है फ्रेंड, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, रदरफोर्ड इज अ यूनिट ऑफ। रदरफोर्ड इसमें से बताना है किसकी यूनिट है फ्रेंड। तो फ्रेंड, रदरफोर्ड जो है रेडियो धर्मिता की यूनिट है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट हमारी है रदरफोर्ड। अगर रिलेशन जानेंगे तो फ्रेंड 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू होता है हमारा 2.7 इंटू 10 के पावर -5 क्यूरी। ठीक है, क्योंकि क्यूरी भी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट होती है फ्रेंड। तो रदरफोर्ड और क्यूरी में अगर रिलेशन है तो फ्रेंड 1 रदरफोर्ड इक्वल टू होता है 2.7 इंटू 10 के पावर -5 क्यूरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द एनर्जी रिलीज बाय सन एंड अदर स्टार इज ड्यू टू। सूर्य और अन्य तारे जो ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं फ्रेंड, किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं फ्रेंड? ये करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। इसमें फ्रेंड क्या होता है, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जुड़ करके हीलियम मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और ऊर्जा को रिलीज करते हैं। इस प्रोसेस को हम फ्रेंड क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा होता है न्यूक्लियर फिजन। इसमें कोई भी बड़ा नाभिक दो छोटे नाभिकों में या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है और ऊर्जा निर्मुक्त करता है। इस प्रोसेस को हम फ्रेंड बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पे हमारा जो परमाणु बम है उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा फ्रेंड होगा हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस इज बेस्ड ऑन। आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता है किस पर आधारित है फ्रेंड? तो फ्रेंड, आइंस्टीन ने एक रिलेशन दिया था E बराबर एम सी स्क्वायर, वेयर एम जो हमारा है फ्रेंड मास है और सी हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सी की यूनिट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। एम हमारा मास है, ई हमारा एनर्जी है। तो फ्रेंड, ये हमारा जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। इस प्रिंसिपल को कौन बताता है फ्रेंड? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला क्वेश्चन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच रिलेटेड टू स्टडी ऑफ साउंड इज। विज्ञान की वह शाखा जो ध्वनि के अध्ययन से संबंधित हो कहलाती है फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये कहलाती है एकॉस्टिक, श्रुति विज्ञान। ठीक है, श्रुति विज्ञान जो है फ्रेंड वो द ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं साउंड का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा फ्रेंड करेक्ट होगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द मिनिमम डिस्टेंस विच इज रिक्वायर्ड बिटवीन द साउंड सोर्स एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर इको टू हैपेंस। इसमें बताना है फ्रेंड, इको के लिए, इको जनरेट होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए फ्रेंड? पहले जानते हैं इको क्या होता है फ्रेंड। तो यहाँ से फ्रेंड साउंड एनर्जी जो ट्रैवल हो करके किसी ऑब्स्टेकल या किसी पदार्थ से टकरा करके वापस सोर्स तक वापस आती है, जो हमें वो ध्वनि सुनाई देती है, इसी के हम फ्रेंड बोलते हैं इको। ठीक है, और इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए फ्रेंड वो होना चाहिए 17 मीटर, और जो टाइम गैप होना चाहिए फ्रेंड वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम हमारे पास 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए इसके बीच में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। द मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको इज 17 मीटर। ठीक है, कहीं कहीं 17.2 भी होगा फ्रेंड, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 17.2 भी मीटर होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन द परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड। बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि निर्बद्ध होता है कहलाता है फ्रेंड। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो आपने देखा होगा जो सिनेमा हॉल होते हैं, जो बड़े ऑडिटोरियम होते हैं, ऊपर जो उनका सरफेस होता है, रूफ वाला सरफेस टॉप का, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है फ्रेंड कि वो साउंड एब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फ्रेंड हम बोलते हैं अनुरणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, अनुरणन।
रिवर्बरेशन इसे बोलते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा सिनेमा घरों में जो ऊपर होता है फ्रेंड, उसमें अजीब मतलब ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जो साउंड को क्या कर देते हैं फ्रेंड, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। या बड़े बड़े जो ऑडिटोरियम होते हैं वहाँ पर जो इको जनरेट होता है, इको न जनरेट होने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड इज, इसमें से फ्रेंड बताना है श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, मतलब वो ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं फ्रेंड वो कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड ये होना चाहिए 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगर बात की जाए फ्रेंड लेस देन 20 हर्ट्ज की, तो लेस देन 20 हर्ट्ज की साउंड को हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, और मोर देन 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ऑडिबल रेंज जो होती है 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। अगला क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट इज रिलेटेड टू द चेंज इन डैश ऑफ साउंड। डॉपलर प्रभाव ध्वनि के किस नियम से परिवर्तन से संबंधित है फ्रेंड। पहले जानते हैं फ्रेंड डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, यहाँ से ये जो हमारा पे है सोर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है। ये मूविंग में है, ठीक है। ये दोनों में क्या है, कोई ना कोई एक मूविंग में है या दोनों मूविंग में है। जैसे कोई ट्रेन कहीं दूर से आ रही है और आप उसका साउंड जो सुन रहे हैं फ्रेंड, इसी को हम फ्रेंड क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। ये जो हमारा डिपेंड होता है फ्रेंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है, क्योंकि जिस फ्रीक्वेंसी की ये साउंड जनरेट कर रही है वो फ्रीक्वेंसी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। इसी डिफरेंस को इसी जो डिफरेंस आ जाता है फ्रीक्वेंसी में, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं फ्रेंड। तो जो डॉपलर इफेक्ट होता है फ्रेंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो साउंड सोर्स होना चाहिए और यहाँ पर ऑब्जर्वर होना चाहिए, उनमें से कोई एक या दोनों मूविंग कंडीशन में होने चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड डॉपलर इफेक्ट किस पे डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी पे। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इन। ध्वनि की जो गति है बतानी है फ्रेंड, किसमें अधिक होगा और किसमें कम होगा। तो फ्रेंड ध्वनि का जो साउंड है वो ठोस में अधिक होता है और गैसों में कम होता है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड, क्योंकि जो ठोस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड होते हैं, और जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से लूजली बाउंडेड है, तो काफ़ी दूर होते हैं, ठीक है। इसलिए जो साउंड की स्पीड होगी वो सॉलिड में ज़्यादा होगी और गैस में कम होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ओनली अपॉन इट्स। ध्वनि का तारत्व केवल उसके किस पे निर्भर करता है। तो फ्रेंड ये निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। तो फ्रेंड जो पिच होता है वो जैसे किसी का आवाज होता है पतला होता है या भारी होता है, तो फ्रेंड ये किस चीज से होता है, ये फ्रेंड पिच की वजह से होता है। जो विमेन की जो साउंड होती है वो ज्यादा श्रिलनेस होती है। क्यों होती है फ्रेंड, क्योंकि उसका जो पिच होता है वो हाई होता है। तो विमेन की साउंड क्या होती है, श्रिलनेस ज्यादा होता है फ्रेंड, ठीक है। और जो मनुष्य का मतलब कि ह्यूमन का, सॉरी फ्रेंड, जो मेन में साउंड होता है वो भारी आवाज होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू वेमेन, ठीक है। ये किस लिए होता है फ्रेंड, यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी की वजह से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। पिच इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से फ्रेंड बताना है थर्मल कंडक्टिविटी किसमें ज्यादा होगी। तो फ्रेंड इन सब में कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम में सिल्वर जो है उसमें कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंड करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी इंक्रीज्ड देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड। फ्रेंड इसमें से बताना है कि अगर हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत है तो हम रेजिस्टेंस को, जो रजिस्टर होंगे उसको हम किस तरीके से जोड़ेंगे। तो फ्रेंड हम जोड़ेंगे उसको सीरीज में, ठीक है। क्योंकि अगर सीरीज में कई रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो उनको हम डायरेक्टली क्या करते हैं फ्रेंड, ऐड करते हैं। सपोज ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो आर नेट हमारे पास क्या हो जाता है फ्रेंड, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फ्रेंड जो सीरीज में जुड़े होते हैं मतलब श्रृंखला में, उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, और जो पैरेलल में जुड़े होते हैं फ्रेंड वहाँ पर रेजिस्टेंस
कम होता है। और घरों में फ्रेंड जो वायरिंग होती है वो फ्रेंड किस तरीके से होती है, पैरेलल में होती है, ठीक है। और एक बात और फ्रेंड, अगर हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर फ्रेंड करंट इक्वल होता है, और अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर वोल्टेज इक्वल होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, सीरीज में जुड़ा है तो करंट इक्वल होगा, और अगर पैरेलल जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर वोल्टेज इक्वल होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर जो है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये बताना है फ्रेंड। तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर वर्क करता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंड करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ सोनार इज, फ्रेंड बताना है सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। और फ्रेंड सोनार का यूज हम कहाँ पे करते हैं फ्रेंड, जो नेवी सील मतलब कोई ऑब्स्टेकल है या कोई चीज समुद्र में काफी गहराई में है, तो फ्रेंड उसका पता लगाने के लिए हम उसके सोनार का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर फ्रेंड सी सही होगा। साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग किसका फुल फॉर्म है, सोनार का। अगला क्वेश्चन है द इमेज विच इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई इज, आंख की रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है फ्रेंड वो कैसा होता है। तो फ्रेंड जो रेटिना होता है वो काफ़ी लाइट सेंसिटिव होता है, और फ्रेंड इस पे जो हमारा इमेज बनता है वो होता है हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है फ्रेंड। कैसा बनता है, रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारा बनता है रेटिना पर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्योरिटी इनटू अ सेमीकंडक्टर क्रिस्टल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ कंडक्टिविटी इज नोन एज, चालकता बढ़ाने के लिए एक अर्धचालक क्रिस्टल में अशुद्धियों को मिलाया जाता है। तो फ्रेंड पहले जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होते हैं फ्रेंड। सेमीकंडक्टर जो मेटल होते हैं और नॉन मेटल के बीच की चीज होती है, ठीक है। मतलब ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे किसकी तरह काम करते हैं फ्रेंड, कंडक्टर की तरह काम करते हैं, और कभी कभी ये क्या करते हैं, बिहेव लाइक अ इंसुलेटर की तरह भी वर्क करते हैं। तो फ्रेंड इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए एक हम इसके अंदर जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं, इस प्रोसेस को फ्रेंड हम बोलते हैं डोपिंग। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। चालकता बढ़ाने के लिए किसी अर्धचालक में जो अशुद्धियां मिलाई जाती हैं उसको फ्रेंड हम बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग के आधार पर दो टाइप की इम्प्योरिटी हो जाती है फ्रेंड, तो एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ डायरेक्ट करंट टू पास थ्रू इट बट ऑब्स्ट्रैक्ट द पाथ ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। इसमें से फ्रेंड बताना है कौन सी डायरेक्ट करंट को अपने अंदर से गुजरने देती है, परंतु जो हमारे प्रत्यावर्ती धारा है डीसी एसी करंट को अपने अंदर से नहीं गुजरने देती है। तो फ्रेंड ये हमारी है चोक कुंडली, ठीक है। चोक कॉइल जो होती है अपने अंदर से फ्रेंड जो होती है डायरेक्ट करंट को पास होने देती है, बट अल्टरनेटिंग करंट को हमारा पास होने नहीं देती है। फ्रेंड डायरेक्ट करंट बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है, और अल्टरनेटिव करंट क्या होती है, अप एंड डाउन चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी। इसमें से फ्रेंड बताना है कि ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं फ्रेंड। तो यूज करते हैं फ्रेंड हाइग्रोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। और ऑप्शन के बारे में जानते हैं फ्रेंड। तो एनीमोमीटर का यूज होता है फ्रेंड विंड की स्पीड मापने के लिए हम यूज करते हैं, और बैरोमीटर का यूज करते हैं फ्रेंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए, और मैनोमीटर का यूज करते हैं फ्रेंड लिक्विड का प्रेशर मापने के लिए यूज करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर ह्यूमिडिटी की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। हाइग्रोमीटर जो होता है ह्यूमिडिटी मापने के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वाई स्ट्रीम प्रोड्यूस मोर सेवरल बर्न दैन वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें से फ्रेंड बताना है कि 100 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर और स्टीम की तुलना में कौन सा ज़्यादा बर्न करेगा फ्रेंड, कौन ज़्यादा इफेक्ट डालेगा अगर किसी के हाथ पे ये पड़ गया तो फ्रेंड ये जो क्या बोलते हैं भाप होता है फ्रेंड, उसकी लैटेंट हीट जो होता है फ्रेंड ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। दिस इज बिकॉज द इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम इज मोर देन वाटर एट अ सेम टेम्परेचर बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है फ्रेंड वो जो स्टीम का होता है फ्रेंड वो ज़्यादा होता है, इसलिए अगर किसी का हाथ 100 डिग्री
वाटर जो उबल रहा है उसके अंदर अगर हम डाल दें, या अगर दूसरा हाथ भाप में डाल दें, मगर डालने की बात नहीं कर रहा है, अगर हमने सपोज जो स्टीम है उसके अंदर आ गया, तो फ्रेंड सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ेगा वो भाप की वजह से पड़ेगा। ठीक है, मतलब फफोले सबसे ज़्यादा किस पे पड़ जाएंगे, भाप की वजह से पड़ जाएंगे। क्यों पड़ेंगे, क्योंकि लेटेंट हीट ज़्यादा होती है किसकी फ्रेंड, स्टीम की। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर फ्रेंड करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लैंड एंड सी ब्रिजेस अकर्स ड्यू टू, इनमें से बताना थल और समुद्र जो पवन ब्रिज है, ठीक है, ब्रिजेस, ठीक है, ये किस कारण होती हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये होती है हमारी रेडिएशन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा फ्रेंड। तो फ्रेंड पहले जानते हैं कि ये ब्रिजेस जो हमारे पास ब्रिज बन रही है ऐसा क्यों होता है। तो फ्रेंड ये देखिए, यहाँ पर मान लीजिए सी है, सी वाटर, और यहाँ पर लैंड है। ठीक है, जो लैंड होता है फ्रेंड, लैंड जो होता है वो बहुत तेजी से गर्म होता है, जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से ठंडा भी हो जाता है। और जो सी वाटर होता है फ्रेंड वो देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है। तो दिन के समय जो फ्रेंड जब जल्दी से ठंडा होगा, जल्दी से जब ये गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो जो गैसेस होंगी, क्या बोलते हैं, सरफेस ऑफ वाटर के, वो किधर की तरफ मूव करेंगी फ्रेंड, लैंड की तरफ मूव करेंगी। इसी को हम फ्रेंड बोलते हैं लैंड एंड सी ब्रिज। ये किस कारण होता है फ्रेंड, ये होता है विकिरण के कारण। और ये फ्रेंड दिन में होता है, डे टाइम में, और रात में जस्ट इसका उल्टा प्रोसेस होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, फ्रेंड बताना है पानी का जो घनत्व अधिकतम किस पे होता है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड। कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ऑप्शन में 3.98 नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर बी पे आप जाएंगे। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, सही बात है, बट यहाँ पर जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो 3.98 आती है। ठीक है, क्योंकि जीरो से लेकर के 3.98 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब हम जाते हैं तो फ्रेंड यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा फ्रेंड, डिक्रीज होता है वाटर का। ठीक है, इसके बाद जब टेम्परेचर होगा तो वो फ्रेंड जो वॉल्यूम होगा हमारा इंक्रीज होना शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। और रिलेशन होता है फ्रेंड डेंसिटी में, डेंसिटी इक्वल टू होता है हमारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा फ्रेंड, कंफ्यूज मत होइएगा। 3.98 अगर नहीं दिया है ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी पे आप जा सकते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ न्यूटन इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इनमें से बताना है फ्रेंड जड़त्व का जो नियम है वो न्यूटन के किस नियम से संबंधित है। तो फ्रेंड ये हमारा संबंधित है न्यूटन के प्रथम नियम से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से संबंधित है हमारा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है फ्रेंड, अगर कोई बॉडी मूवमेंट में है तो मूवमेंट में रहेगी, अगर कोई बॉडी स्टेबल है तो फ्रेंड वो स्टेबल रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। ठीक है, तो ये इस नियम को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, जड़त्व का नियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इज लोकेटेड एट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है फ्रेंड वो कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड ये हमारा है त्रिवेंद्रम में। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड द सडन फॉल इन बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स, बैरोमीटर में अचानक से जब गिरावट आती है फ्रेंड तो ये किस चीज को दर्शाता है। तो फ्रेंड ये दर्शाता है तूफान को। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। जब बैरोमीटर में अचानक से रीडिंग जो एकदम एकाएक फॉल हो जाती है इसका मतलब होता है फ्रेंड तूफान आने वाला है। अगर इसके बाद साफ मौसम की जाए तो जो बैरोमीटर में पारा है अगर धीरे धीरे क्या हो रहा है फ्रेंड ऊपर की तरफ उठ रहा है तो फ्रेंड ये कहलाता है साफ मौसम का इंडिकेशन देता है। और रेन की बात की जाए तो फ्रेंड अगर बैरोमीटर का जो पारा है वो धीरे धीरे स्लो डाउन नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब वर्षा होने वाली है। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, अगर बैरोमीटर में जो पारा है सडनली फॉल कर जा रहा है तो मतलब तूफान आने वाला है। और अगर स्लोली मतलब धीरे धीरे डाउन हो रहा है मतलब डाउन नीचे की तरफ आ रहा है तो मतलब वर्षा होने वाली है। और जब पारा ऊपर की तरफ धीरे धीरे उठ रहा है इसका मतलब ये है फ्रेंड कि मौसम साफ होने वाला है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड, फ्रेंड बताना है कि परमाणुओं के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है। यहाँ पर बोला है सेम सब्सटेंस। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई सब्सटेंस है उसके अंदर ए मॉलिक्यूल है और ए मॉलिक्यूल है, क्योंकि सेम सब्सटेंस है तो ए और ए के बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा
उसे हम बोलते हैं ससंजक बल, ठीक है। कोहेसिव फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रेंड बोलते हैं। अगर बात की जाए आसंजक बल की, तो फ्रेंड इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल ए है और कोई डिफरेंट सब्सटेंस का मॉलिक्यूल बी है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा फ्रेंड, उसको हम बोलते हैं आसंजक बल, ठीक है। एडेसिव फोर्स बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। अगर पूछेगा मतलब विषम अणुओं के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। बात यहाँ पर फ्रेंड की जा रही है सेम फोर्स की, मतलब सेम अणुओं की बात की जा रही है फ्रेंड। तो जो फोर्स होगा वो ससंजक बल होगा। एक ही पदार्थ के बीच में लगने वाले अणुओं के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ससंजक बल होता है हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। When the lift is moving downward, the weight of a person standing it. जब लिफ्ट फ्रेंड नीचे की तरफ आ रही है तो खड़े व्यक्ति जो, अगर उसके अंदर कोई खड़ा हुआ व्यक्ति है तो उसका जो वजन होगा वो फ्रेंड क्या होगा ये बताना हमें। क्या वो बढ़ेगा या घटेगा, समान रहेगा या शून्य हो जाएगा। तो फ्रेंड वो हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा फ्रेंड, डिक्रीज होगा। अगर यही लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती तो उसका वेट क्या होता फ्रेंड, इंक्रीज होता। और अगर फ्री फॉल हो रहा होता, सपोज अगर मान लीजिए जो लिफ्ट है उसकी वायर कट गई और वो फ्री फॉल हो रहा है, तो फ्रेंड वहां पर जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, उसका जो वेट होगा वो शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड पूछा है कि जब डाउनवर्ड आ रही है तो वेट क्या होगा, तो फ्रेंड वो डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग आर्टिफिशियल रेन। इसमें से फ्रेंड बताना है कि आर्टिफिशियल रेन लाने के लिए इनमें से हम किस यौगिक का यूज करते हैं। तो फ्रेंड यूज करते हैं हम सिल्वर आयोडाइड का। ऑप्शन नंबर सी हमारा फ्रेंड करेक्ट होगा, ठीक है। सिल्वर आयोडाइड का फ्रेंड प्रयोग करते हैं हम आर्टिफिशियल रेन में। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो फ्रेंड अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उस पर दो टाइप के फोर्स लगते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये मान लीजिए कोई मूव कर रहा है यहाँ पर, तो इस पे ये जो अंदर की तरफ टूवर्ड्स सेंटर की तरफ फोर्स लगता है फ्रेंड, इसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और ये जो टेंजेंशियल पोजीशन पे फोर्स लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है फ्रेंड। ये बाहर की तरफ लगता है। और बात की जाए अगर जो अंदर की तरफ फोर्स लगता है इसे फ्रेंड बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है mv² बाई आर होती है, ठीक है। और ये जो फ्रेंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एक टाइप का स्यूडो फोर्स होता है, ठीक है, आभासी फोर्स होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर जो होगा वृत्ताकार पथ पर कौन सा बल कार्य करता है, तो फ्रेंड ये कार्य करता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिया है तो आप अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिया है तो उसको आप लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन। फ्रेंड बताना हाइड्रोलिक ब्रेक है जो लगता होता है वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो फ्रेंड ये वर्क करता है हमारा पास्कल के लॉ पे, ठीक है। पास्कल के लॉ पे ये हाइड्रोलिक ब्रेक हमारा काम करता है। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हमारा अगर कोई पात्र है, मतलब ये कोई कंटेनर है, इसके बीच में अगर कोई किसी मॉलिक्यूल पे अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं तो ये जो प्रेशर होगा फ्रेंड वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, हर डायरेक्शन में। यही लॉ होता है फ्रेंड, पास्कल का लॉ कहलाता है। तो पास्कल के लॉ पे हाइड्रोलिक ब्रेक हमारा काम करता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड। द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एट। फ्रेंड बताना है जी का जो मान होता है ज्यादा कहाँ होता है और कम कहाँ होता है। तो फ्रेंड पोल पे जो होता है जी का मान जो होता है फ्रेंड वो अधिक होता है, और इक्वेटर पे जो होता है फ्रेंड, भूमध्य रेखा पर जो होता है फ्रेंड वो वहां पर मिनिमम होता है। और जी की वैल्यू जो फ्रेंड होती है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है। इस वैल्यू को भी याद रखिए क्योंकि कई बार वैल्यू भी पूछ लेता है। तो जी का मान अधिकतम होता है फ्रेंड पोल्स पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। और वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है जी की वैल्यू। तो फ्रेंड यहाँ पर 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड। अगर आपको फ्रेंड ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है फ्रेंड 30 क्वेश्चन का फिजिक्स का, उसका मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू।